Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are enjoying good health. Today the topic of our discussion is growth correlations and growth and development in animals from chapter number 19. First topic is growth correlations. तो growth correlations किसे कहा जाता है? The development of a plant is usually correlated with its growth and different organs growing at different rates in different directions. प्लांट में जो डेवलपमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं या उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट रेट से ग्रो कर रहे होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रोथ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम उसके ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें लीव्स हैं, स्टेम है या उसमें रूट्स है, तो हर एक की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है और उनमें जो ग्रोथ का रेट है वो भी डिफरेंट है। The development of different parts take place. Such reciprocal relationship is known as correlation. तो इनमें जो डेवलपमेंट का रेट है और डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो इन सब में डिफरेंट होती है और इनमें जो रिलेशनशिप पाया जाता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के हवाले से इसे ग्रोथ कोरिलेशन कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरिलेटिव इफ़ेक्ट इन प्लांट्स इज़ एपिकल डोमिनेंस। अब इसमें जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं कोरिलेटिव इफ़ेक्ट के हवाले से या ग्रोथ कोरिलेशंस के हवाले से, उसमें एक फिनोमिना है जिसे कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल वर्ड जो है ये एपिक्स से लिया गया है और एपिक्स का मतलब है टॉप, सबसे ऊपर। डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंट होना, हावी होना। इन मैनी प्लांट्स ओनली एपिकल बर्ड ग्रोज वाइल ग्रोथ इज़ सप्रेस्ड इन लोअर एक्सिलरी बर्ड्स। तो एपिकल डोमिनेंस में होता क्या है कि एक प्लांट है तो उसमें बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। कुछ बर्ड्स उसकी साइड्स पे होती हैं जिनको लेटरल बर्ड्स कहा जाता है और जो उसकी टिप पे, जो उसके टॉप पे जो बर्ड होती है उसे एपिकल बर्ड कहा जाता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो सबसे ऊपर जो बर्ड है ये एपिकल बर्ड है और इसी तरह से नीचे जो हैं इसके यहाँ पर भी लीफ के एक्सिल में, बेस में कुछ बर्ड्स हैं, यहाँ लीफ के एक्सिल में और नीचे भी हैं, तो ये लेटरल बर्ड्स कहलाती हैं या एक्सिलरी बर्ड्स कहलाती हैं। तो एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जो एपिकल बर्ड होती है वो तो एक्टिव होती है, वो तो ग्रो करती है और जो नीचे वाली या साइड पे जो लेटरल बर्ड्स हैं वो डॉर्मेंट हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एपिकल बर्ड। तो एपिकल बर्ड की ग्रोथ होती रहती है लेकिन जो लेटरल बर्ड्स हैं या जो डॉर्मेंट बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है या रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये डॉर्मेंट हो गए हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट वन एपिकल बर्ड इज़ रिमूव्ड, द ग्रोथ इन द लोअर बर्ड्स वाज इनहिबिटेड। तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। वो ये किया गया कि जब एपिकल बर्ड एक प्लांट से रिमूव करा दी गई, यहाँ पे तो देखें एपिकल बर्ड है, लेकिन इस प्लांट में क्या किया है कि इसकी जो एपिकल बर्ड है उसको काट दिया है, रिमूव कर दिया है। जब इसको रिमूव कर दिया तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लेटरल बर्ड्स हैं जो कि पहले ग्रो नहीं कर रही थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, तो अब उस एपिकल बर्ड के ना होने की वजह से ये जो लेटरल बर्ड्स हैं ये सारी ग्रो कर रही हैं। मीन्स ये जो एपिकल बर्ड थी इसने लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट किया हुआ था। जब इस एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया गया तो लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो शुरू हो गई और वो इनहिबिशन जोन में थी वो ख़त्म हो गई। Thus the auxin of the terminal bird is responsible for inhibiting the growth of lateral birds by a phenomenon known as apical dominance। तो ये फिनोमिनन जो है ये एपिकल डोमिनेंस कहलाता है, जिसमें हम कहते हैं कि जो एपिक्स पे जो टिप पे मौजूद है बर्ड वो ख़ुद तो ग्रो कर रही है लेकिन उसकी वजह से बाकी जो बर्ड्स हैं वो सप्रेस हो गई हैं या उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो गई है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो एक प्लांट हार्मोन है जिसे ऑक्सिन कहा जाता है कि ऑक्सिन की मौजूदगी की वजह से अगर प्लांट में ऑक्सिन मौजूद है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो वो प्लांट एपिकल डोमिनेंस शो करेगा। मींस जैसे यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये प्लांट एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है कि इसकी जो टिप पे जो बर्ड है वो तो ग्रो कर रही है लेकिन जो नीचे इसकी लेटरल बर्ड्स हैं ये सारी इनहिबिटेड हैं। अब ये दिखाया गया है दूसरा प्लांट कि उसमें क्या किया गया है कि उसकी जो बर्ड है टिप वाली उसको रिमूव कर दिया गया। ये देखें यहाँ पर प्रूनिंग कर दी गई, काट दिया गया। जब उसकी टिप को काट दिया गया तो उसमें देखा जो उसके नीचे से जो लेटरल बर्ड्स जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी, सप्रेस्ड थी, वो ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसे कहते हैं कि ये डोमिनेंस इन्होंने ये रिलीज़ हो गई हैं कि इन्होंने अपनी जो डोमिनेंस है वो अब शो की है। एपिकल डोमिनेंस की वजह से इनकी ग्रोथ सप्रेस हुई थी। लेटर थिममैन एंड
Skoog in 1934 performed experiments and showed that apical dominance was caused by auxin diffusing from the apical bud which inhibited the growth of lateral shoots is called inhibitory effect. जैसे कि हमने पहले बात की, एक और एक्सपेरिमेंट भी इस पे किया गया। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया 1934 में, और उन्होंने भी उसमें ये एपिकल जो डोमिनेंस थी वो उन्होंने शो की, और उसमें जो फैक्टर था ऑक्सिन का वो भी उन्होंने देखा कि ऑक्सिन जब प्लांट में मौजूद होता है तो वो ऊपर वाली जो एपिकल बड है वहाँ से वो डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ होके वो नीचे आता है, और नीचे आने के बाद जो भी नीचे मौजूद हैं बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, उनकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इसका ये जो इफ़ेक्ट है ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट कहलाता है। द रिमूवल ऑफ एपिक्स रिलीजेस द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। जैसे हमने अभी बात की कि अगर एपिक्स को रिमूव कर दिया जाए फिर क्या होता है, फिर जो लेटरल बर्ड्स थी जिनकी ग्रोथ सप्रेस हुई थी उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और वो अपना प्रॉपरली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका इफ़ेक्ट कहलाता है कंपेंसेटरी इफ़ेक्ट। जब एपिक्स को रिमूव कर देंगे तो उसके बाद जो लेटरल बर्ड्स ग्रो करेंगी तो वो फिनोमिना या वो इफ़ेक्ट कहलाएगा कंपेंसेटरी इफ़ेक्ट। Research has also indicated that not only auxin causes apical dominance, cytokinins also play important role in apical dominance, and in many cases, if cytokinins are applied directly on the inhibited bud, it allows lateral buds to be released from apical dominance. उसके अलावा कुछ और रिसर्चेस भी की गई तो उससे ये मालूम हुआ कि एपिकल डोमिनेंस में एक तो ऑक्सिन का रोल है कि ऑक्सिन जब प्लांट में मौजूद होता है तो वो डिफ्यूज़ करके लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। दूसरा ये कि साइटोकाइनिन्स का भी इसका बड़ा रोल है। साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन है। जब प्लांट में साइटोकाइनिन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, साइटोकाइनिन की मिकदार प्लांट में ज़्यादा होगी, तब क्या होगा कि तब एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी, प्लांट की जो लेटरल बर्ड्स हैं वो भी ग्रो करेंगी। It is also seen that those plants that have dense growth of lateral branches have very little apical dominance. तो ये देखा गया है कि ऐसे plants जिनमें लेटरल ब्रांचेस बहुत अच्छी ग्रो कर रही होती हैं, उनमें लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है या डेंसली ब्रांच्ड होते हैं वो प्लांट्स, इट मीन्स कि उनमें एपिकल डोमिनेंस जो है वो नहीं पाई जाती। और एपिकल डोमिनेंस क्यों नहीं पाई जाती कि उसका ये फैक्टर हो सकता है कि उन प्लांट्स में साइटोकाइनिन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस वो प्लांट्स शो ना कर रहे हों। अगर तो ऑक्सिन की कंसनट्रेशन उनमें ज़्यादा होगी तब वो प्लांट एपिकल डोमिनेंस शो करेंगे। एपिक्स जो टिप वाली उनकी बड है वो तो ग्रो करेगी लेंथ वाइज, लेकिन उनकी जो साइड की लेटरल ब्रांचेस हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। As far as practical application of apical dominance is concerned, it plays an important role in taproot development and the inhibition of sprouting of lateral buds या eyes in potato tuber by applying synthetic auxin. अब अगर हम एपिकल डोमिनेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस की वजह से एक तो टैप रूट डेवलपमेंट अच्छी होती है। टैप रूट जो प्राइमरी रूट बनता है प्लांट का तो वो डेवलपमेंट करता है, लेटरल जो रूट की डेवलपमेंट है वो सप्रेस हो जाती है, जबकि डाउनवर्ड जो टैप रूट है उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। उसके अलावा लेटरल बर्ड्स जो पोटैटो ट्यूबर में पाई जाती हैं, पोटैटो ट्यूबर जो आलू है उसके ऊपर आप देखें तो छोटी छोटी सी बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं। अब वो जो बर्ड्स होती हैं वो स्प्राउट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो हम कहें कि उसका जो स्टोरिंग उसकी कैपेसिटी है या उसमें जो स्टोरेज है वो नहीं हो सकती। हम उन पोटैटोज़ को स्टोर नहीं कर सकते जिनमें स्प्राउटिंग हो जाए। तो किया क्या जाता है कि उनकी जो स्प्राउटिंग है उसको रोका जाता है बाय अप्लाइंग द सिंथेटिक ऑक्सिन, कि अगर उन पोटैटो ट्यूबर्स के ऊपर हम ख़ुद से ऑक्सिन जो है वो अप्लाई कर दें तो ऑक्सिन का ये रोल है कि वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोकता है, तो उनमें भी ये स्प्राउटिंग या लेटरल बर्ड्स बनना रुक जाएंगी या उनमें नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हम उनकी स्टोरिंग पीरियड को बढ़ा सकते हैं। 1 to 3 ईयर्स तक हम उसके स्टोरिंग पीरियड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में ग्रोथ या डेवलपमेंट किस तरह होती है? बियोलॉजी की एक फील्ड है या ब्रांच है जिसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडरगोन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड एन इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग लाइक हिज पेरेंट्स।
तो एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किस चीज़ की जाती है? ग्रोथ या डिफ्रेंसिएशन की। और कहाँ से कहाँ तक की जाती है? मींस एक फर्टिलाइज्ड एग से कि गैमीट्स बने हैं, एग बना है, एग से फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट करने के बाद वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप कर जाता है, और वो जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट्स की तरह होता है। तो ये जो पूरी स्टेजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें कि मैमल्स की ये स्टेजेस दिखाई गई हैं, ये सारी स्टेजेस जो डेवलपमेंट की हैं ये एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में पढ़ी जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें तो ये सारी चिक में जो है ये स्टेजेस दिखाई गई हैं, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं सारी। डेवलपमेंट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस of irreversible steps with each step setting up the necessary conditions for the next step। अब ये डेवलपमेंट क्या है? जैसे हमने अभी बात की कि एम्ब्रियोलॉजी में ग्रोथ या डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है कि एनिमल्स में किस तरह से सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स जैसे हमने बात की थी कि मेल गैमीट स्पर्म बनते हैं और फीमेल गैमीट एग बनता है। उसके बाद क्या होता है कि हम इसके साथ देखते हैं इसके स्टेप्स के। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन हुई कि मेल में स्पर्म बने और फीमेल में एग गैमीट बना। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, कि अगर मेल गैमीट स्पर्म फ्यूज़ करता है एग के साथ तो ये स्टेप कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो ही होती है तो वो एग कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जाइगोट में। उसके बाद क्या होता है? क्लीवेज। अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट की होती है डिवीजन, वो डिवाइड करता है और वो बनाता है ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स बनाने के बाद उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गैस्ट्रुलेशन, कि उसमें डिफरेंट जर्म्स लेयर्स बनती हैं। जर्म लेयर्स बनने के बाद इसमें होती है ऑर्गेनोजेनेसिस, कि बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ये सेल्स जो हैं उसमें डिफ्रेंशिएट होते हैं। जब बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं उसके बाद होती है ग्रोथ, कि अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये साइज़ में इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं और एक पूरी एडल्ट बॉडी की फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन से लेके ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें आ रहे हैं और एंड में ये ग्रोथ है। तो गैमीट फॉर्मेशन से लेके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक की जो सारी स्टेजेस हैं ये एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं और ये कहलाती हैं डेवलपमेंट की स्टेजेस। सिंस ऑल एनिमल्स आर सम हाउ रिलेटेड थ्रू द process of evolution, there are some similarities in their various forms of development। और जब हम एनिमल्स में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, मैमल्स हो गए या रेप्टाइल्स हो गए या एम्फीबियंस हो गए, तो उसमें देखा गया है कि ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं या जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो सेम थे या वो इवॉल्व हुए हैं सेम एंसेस्टर से, जिसकी वजह से उनमें एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में कुछ ना कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।